हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार जानदार और जबरदस्त होंगे। और आप सभी लोग अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने आप सभी को क्लास 10 का 2 पोएम करा दिया था, बेस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। बट आज हमने क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का पोइट्री का लिया है, जिसमें चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66। आज हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि क्लास 12 में पोइट्री में किस तरह के क्वेश्चन हमसे बनते हैं। चलिए, तो मेरे भाई सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर। 4 नंबर तो इसमें पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया, जो कि फिक्स है कि स्टार्टिंग में 3 से 4 चैप्टर में से आपसे पूछा जाता है। ये तो सभी को पता है, इसमें तो कोई डाउट किसी को है नहीं। लेकिन 6 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जिन बच्चों को नहीं सॉल्व करना आता, उनके तो हाथ पांव हो जाते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में टफ लोगों को लगता है। क्यों? क्योंकि ये पोएम के फॉर्म में दिया जाता है और हमें क्वेश्चन आंसर कभी भी लिखना होता है तो लिटरेचर के फॉर्म में लिखना होता है, तो भाई हाथ पांव तो खुलेगा ही खुलेगा। ठीक है, तो इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको एक एक चैप्टर का क्वेश्चन जितना मैक्सिमम बन सकता है या जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सब मैं कराऊंगा, और उसका आंसर भी पूरा पीडीएफ आपको मैं दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये 6 नंबर में क्या क्या आता है। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है 1 से 2 क्वेश्चन, ये आता है स्टैंजा बेस्ड। मतलब कि उसमें से कोई चीज पूछ लेगा कि पोएट इस लाइन में क्या कहना चाहता है या ऐसा क्या हुआ था, तो ये स्टैंजा बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपसे एक क्वेश्चन में वोकैब पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? वोकैब। वोकैब में आपसे सिनोनिम्स भी पूछ सकता है, एंटोनिम्स भी पूछ सकता है, या आपसे फ्रेजल वर्ब भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन वोकैब बेस्ड पूछ सकता है। ठीक है, या अगर ये नहीं पूछा तो आपसे पूछ सकता है पोयम एंड पोएट नेम। पोयम एंड पोएट नेम आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, या फिर आपसे इसी एक में से पूछ सकता है कि अंडरलाइन एक्सप्लेनेशन, ये पूछ सकता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। भाई वो एग्जामिनर है, वो कुछ भी कर सकता है। या फिर आपसे क्या करेगा कि इन्हीं में से, हाँ, एक चीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने छोड़ दिया, राइमिंग वर्ड भी आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? राइमिंग वर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही राइमिंग वर्ड पूछ लिया तो समझो आपकी बल्ले बल्ले है ना। अब ये राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसको बहुत आसानी से समझेंगे कि एक्चुअल में ये राइमिंग वर्ड होते क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 1 से 2 क्वेश्चन स्टेंजा बेस्ड पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे वोकैब यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं। एक आपसे पोएम या फिर पोएट, पोएम और पोएट दोनों का नाम पूछ लेगा। ठीक है, या फिर अंडरलाइन एक्सप्लेनेशन या फिर राइमिंग वर्ड। मतलब ओवरऑल आपसे केवल 3 क्वेश्चन पूछेगा, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला चैप्टर कौन सा ले रहे हैं? माय मदर एट 66। इसको लिखा किसने है? आप लोग देख सकते हैं, कमला दास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? कमला दास जी ने। बहुत इमोशनल पोएम है, बहुत लाजवाब पोएम है। ठीक है, चलिए इसमें हम आपको समझाते हैं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और क्या क्या क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन सकता है। बस आप एंड तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको कहीं कुछ किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ हेल्प लेने की जरूरत नहीं। बस आपका एक कंप्लीट वीडियो, ये एक कंप्लीट वीडियो पूरा आप एंड तक देखिए, आपको कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई स्कूल ना तो कोई टीचर, है ना। ऑल ओवर बेजा एकेडमी। ठीक है, तबाही मचा देंगे, तबाही। तो बच्चे चैप्टर का नाम है माय मदर एट 66। लिखा किसने है? कमला दास ने। हाँ, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो पोएटेस है यानी जो कमला दास है, वो क्या करती हैं, अपनी माँ को अपने बगल में देखती हैं, वो गाड़ी में बैठी होती हैं और उनको देख के वो बहुत क्या हो जाती है, निराश हो जाती हैं। जैसे यू कैन सी ऑन द बोर्ड माय मदर एट 66, मतलब कि उनकी 66 साल की उम्र है, 66 की एज है। तो उनकी बढ़ती हुई एज को देख के वो क्या हो जाती है, निराश हो जाती है कि मेरी माँ तो अब बूढ़ी हो रही है। और उनके मन पे उनको खोने का डर होता है, अपनी माँ को खोने का डर होता है। जैसे हमारे साथ होता है कि हम अपने माँ बाप के एज को देख के, बूढ़े एज को देख के और उनके बॉडी में जो रिंकल्स पड़ रहे हैं, है ना, ये सारी चीजों को देख के जो हमारे मन में निराशा आती है,
कि यार हमने अपनी जिंदगी में अभी कोई झंडे नहीं गाड़ पाए और हमारे माँ बाप तो वीक होते जा रहे हैं। बहरहाल हर बच्चे को ये निराशा होनी चाहिए, हर बच्चे को ये सोचना चाहिए। वो अगर सोच नहीं रहा तो इसका मतलब वो अपने माँ बाप का नहीं है, अपने माँ बाप को वो सगा नहीं है, अपने माँ बाप के लिए वो कुछ नहीं कर रहा, वो अपने माँ बाप का एक आइडियल बेटा नहीं है। इसलिए मेरे भाई आपको सोचना है, आपको अपने माँ बाप के लिए निराश होना है और दिन रात मेहनत करनी है। इसलिए कि बापू मैं आपके बुढ़ापे को मैं ऐसे तरीके से बना दूंगा ना कि 7 पीढ़ियां भी याद करेंगी और हमारे गांव हमारे समाज के लोग देख के याद करेंगे कि काश ऐसा काबिल बेटा सभी को मिले। तो मेरे भाई मेरे दोस्त अपने माँ बाप के लिए इतना जरूर करना है क्योंकि दे डिजर्व, वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को लिखा कमलादास ने, इन्होंने क्या कहा देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग, यानी ये क्या कर रहे हैं ड्राइव, बट ये नहीं ड्राइव कर रही है, ड्राइव एक्चुअल में कोई और कर रहा है, यानी कोई ड्राइवर ड्राइव कर रहा है। वो तो ये मेंशन किया गया है बट ड्राइव कर रहे हैं कोई और ये क्या है पीछे की सीट पे, ये लो मैं आर्ट थोड़ा बहुत बना दे रहा हूँ, ये रहा कार, ये रहा कार, यहाँ भैया कोई ड्राइवर भाई साहब बैठा है, ये पीछे की सीटें हैं, तो यहाँ बैठी है इनकी मम्मी और ये यहाँ बैठी पोएटेस। तो अपनी माँ को देखती हैं, अपनी माँ को देख के क्या होती है निराश होती है और क्या कहती है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है अब बताओ, कितना सिंपल से हम छोटे छोटे ग्रामर का यूज करके देखो भी पूरा इस स्टैंडर्ड से जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है आपको मैं करा दूंगा। फिर देखना क्वेश्चन इतना इजी लगे तो कहोगे सर इतना आसान है ये पोएट्री, मतलब ये प्रीफंड का नंबर होता है लेकिन बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, सब बहुत टफ आता है। बताओ पोएट्री में हम क्या करें, पोएट्री बच्चों को सबसे टफ लगती है, लेकिन मेरे भाई मैं खड़ा हूं आपके सामने। ठीक है, तो क्या है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोएट ड्राइव कहां से कर रहा है अपने माता पिता के, पेरेंट्स मतलब माता पिता के घर से, फ्रॉम लगा इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, कहां से स्टार्टिंग पॉइंट उसका कहां है, इसका मतलब वो जर्नी कहां से स्टार्ट किया अपनी माता पिता के घर से, और कहां जा रहा है टू, बस ये पकड़ो, फ्रॉम मतलब जर्नी जहां से स्टार्ट हुई, समझ में आया, टू मतलब जहां पे डेस्टिनेशन है। आपने देखा होगा बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, अभी भी पढ़ते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू टेंपल, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसका मतलब है मैं स्कूल जा रहा हूं, डेस्टिनेशन फिक्स है। आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट जा रहा हूं, डेस्टिनेशन फिक्स है। आई एम गोइंग टू टेंपल मतलब जो फिक्स ये डेस्टिनेशन होता है वहां पे क्या लगता है टू, तो इसका मतलब उनका फिक्स डेस्टिनेशन है कोचीन, इसका मतलब वो कोचीन की तरफ जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं बच्चे, अपने माता पिता के घर से, कब जा रहे हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो देखो इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 3। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि फ्रॉम वेयर वाज द पोएट्स वाज ड्राइविंग, मतलब जो पोएट है वो कहां से ड्राइव कर रहा था, तो आप बोलेंगे द पोएट या द पोएट्स वाज ड्राइविंग फ्रॉम हिज या हर, मतलब जब कभी भी माई देंगे तो इसका मतलब ये जो पोएट है ये यूज कर रहा है, अगर कोई लेडीज है यानी कोई महिला है तो उसके लिए हम यूज करेंगे हर, और उसके बाद में कोई आदमी या कोई पुरुष है या कोई मेल है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे हिज। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के होम से। ठीक है, तो कमलादास है तो आप इनके लिए हर यूज करेंगे, और कहां जा रहे हैं कोचीन, आपसे पूछ सकता है कि वेयर वाज द पोएटेस गोइंग, की पोएटेस कहां जा रही थी, तो आप कहेंगे सर आपने अभी बताया कि डेस्टिनेशन के लिए क्या लगाते हैं टू लगाते हैं, तो द पोएटेस वाज गोइंग टू क्या लगाएंगे बच्चे कोचीन। क्लियर है, अब यहाँ पे ये समय दिया गया है तो इसको कैसे पूछेगा वेयर वाज द पोएट गोइंग या वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग, पोएट कब जा रहा है या पोएटेस कब जा रही, तो आपसे अगर पूछा वेयर, याद रखना है तरीका बता रहा हूं वेयर, तो बस आप आंसर में लिख दीजिए द पोएट वाज ड्राइविंग या गोइंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं, द पोएट वाज ड्राइविंग, कहां वेयर मतलब कहां जा रहे थे, तो आप कहेंगे सर ड्राइविंग टू कोचीन। समझ में आया, कोचिंग वाला लिख दिया, ये COCH चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में फ्रॉम वेयर मतलब कहां से, अगर आपसे कहें फ्रॉम वेयर तो आप कहेंगे हिज या हर, यहाँ पे लिखेंगे हर पेरेंट्स
हर पेरेंट्स होम, यानी कि अपने पेरेंट्स के होम से। और कब जा रहे थे, अगर आपसे पूछ ले व्हेन, कब जा रहे थे, तो आप कहेंगे सर लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो बस हम यहाँ पे टाइम बताना है तो ऑन लगा देंगे बस। वह कहाँ जा रहे थे, कोचीन जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे, अपने पेरेंट्स के होम से। कब जा रहे थे, तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो आपने देखा बस इससे मैक्सिमम कितना क्वेश्चन बन सकता है, 3। आई सॉ माई मदर। अब बताओ, अगर बच्चे आप आंसर में लिख दो आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, क्या ऐसा पोएम में कहा है कि तुमने देखा यानी मैंने देखा? नहीं, पोएट कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ को देखा। हम कैसे बोलेंगे कि उसने अपनी माँ को देखा? तो यहाँ पे यूज करेंगे सी, क्या यूज करेंगे, आई की जगह पे सी, और माई की जगह पे यूज करेंगे हर। उसने अपनी माँ को देखा, यानी मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठी हुई थी। तो इस लाइन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। तो आंसर में बता देंगे हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, या हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। कितना इजी हो गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन, डज ओपन माउथ हर फेस इज लाइक दैट ऑफ ए कॉर्क, यानी कि डज, डज मतलब ये होता है बच्चे ऐसे, मतलब कि नींद में होना। किसमें होना, नींद में होना। तो उनकी माँ क्या कर रही थी बच्चे, उसमें व्हीकल में क्या कर रही थी, डजिंग कर रही थी, यानी कि वो नींद में थी। ठीक है, ओपन माउथ ऐसे देखा जाए, वो करना है ना, ये डज ओपन माउथ, यानी कि डजिंग कर रही थी विद ओपन माउथ, यानी कि खुले हुए मुंह से वो डजिंग कर रही थी। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्क, उनका जो फेस था ऐसे रात वाला चेहरा, वो कैसा दिख रहा था, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है बच्चे डेड बॉडी। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर डेड बॉडी। ठीक है, डेड बॉडी मतलब आप समझ सकते हैं। डोज, डोज का मतलब क्या होता है बच्चे, अभी मैंने बताया लाइक स्लीप। क्या होता है, लाइक स्लीप। तो इसमें आपने क्या पढ़ा कि जो पोएट थे वो कहाँ से, पोएट पोएटेस, आप उसको मैनेज कर लेना आराम से। बस वो समझाने में बार बार पोएटेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं पोएट नहीं कह दे रहा, तो आप उसको मैनेज कर लीजिए। ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन, यानी कि वो अपने पेरेंट्स के होम से कहाँ जा रही थी, कोचीन। ये मैंने लिख भी दिया। कब जा रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ये दो लाइन बहुत अच्छे से समझ में आया। आई सॉ माय मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। कहाँ देखा, बिसाइड मी, यानी ये देखो बिसाइड में, बगल में अपनी माँ को देखा। ठीक है, क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, डजिंग कर रही थी। उसकी माँ क्या कर रही थी, बगल में डजिंग कर रही थी। और कैसे कर रही थी, अभी मैंने बताया था ओपन माउथ, यानी कि खुले हुए मुंह से। और उनका जो चेहरा था, रात वाला चेहरा, वो कैसे दिख रहा था, लाश के समान दिख रहा था, है ना, यानी कि भाई जैसे 66 साल की कोई होती है उस तरह से उनका चेहरा दिख रहा था, है ना। मतलब लग रहा था कि चेहरे में कोई जान ही नहीं है, बेचारी एकदम बुढ़ापे से परेशान है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इससे क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, एक तो बताया 1 2 3, स्टार्टिंग के 2 लाइन से 3 क्वेश्चन बनेगा। चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के पास कौन बैठा था। तो आप बोलेंगे हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन हो गया, 4। देखो 3 लाइन से हमने 4 क्वेश्चन बना दिए। आपसे पूछ सकता है कि ये जो डज है इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डज, यानी व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डज, ये भी पूछ सकता है। तो आप बोलेंगे लाइक स्लीप, ओपन माउथ, ये पूछेगा नहीं। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यहां से क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉर्प्स, तो आप क्या बोलेंगे डेड बॉडी। और या फिर आपसे पूछ सकता है ऐसे अंडरलाइन, पूरा एक लाइन दे देगा कि हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, which figure of speech in used in this line, मतलब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में यूज किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी सेंटेंस में अगर ये लाइन लगा रहे हैं, एज लगा रहे हैं और कंपेयर किया जाए, जैसे यहाँ फेस का कंपेयर किससे किया गया है, कॉर्प से, यानी कि डेड बॉडी से किया गया है। तो लाइक और एज लग के जब कंपैरिजन हो तो इसका मतलब वो क्या होता है, वो होता है सिमिली। कौन सा होता है बच्चे, सिमिली। जैसे मैंने कहा कि तुम गधे के जैसे हो, तो तुम्हारी तुलना मैंने गधे से की, तो ये क्या होता है, यू आर लाइक एन एज, ये हो गया सिमिली। लेकिन मैं डायरेक्टली कह दूं कि तुम गधे हो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेटाफर। बताओ मजा आया कि नहीं मजा आया।
तो ये देखो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बताया। फिर से जरा क्वेश्चन रिपीट करना, क्या क्या कहा, यहाँ से 4 क्वेश्चन, यहाँ से ये पूछ सकता है कि व्हाट वाज हर मदर डूइंग, उसकी माँ क्या कर रही थी, तो आप बोलोगे सर हर मदर वाज डजिंग विद ओपन माउथ, यानी कि उसकी माँ क्या कर रही थी, खुले हुए मुंह से डजिंग कर रही थी। 5 क्वेश्चन बन गया। फिर सिनोनिम पूछ सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोज या डज, तो आप कहेंगे सर ये 6वां क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा लाइक स्लीप। फिर 7वां क्वेश्चन व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉर्प्स, आप कहेंगे सर डेड बॉडी। 7 क्वेश्चन हो गया। फिर व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस स्टैंजा या इन दिस लाइन, तो आप कहेंगे सर सिमिली, और बताया कैसे। 8 हो गया। फिर आपसे पूछ सकता है कि ये जो चैप्टर है, ये जो पोएम है, ये किस लाइन से लिया गया है, ये किस पोएम से लिया गया है, तो आप क्या कहेंगे माय मदर एट 66, और इसके नरेटर कौन है या इसकी पोएटेस कौन है, तो आप कहेंगे सर कमला दास जी। तो मजा आया कि नहीं आया, मजा आया। क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आया होगा कभी, फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन, तो देखो फ्रॉम वेयर और व्हेन, इसका आंसर मैंने भाई यही दे दिया है, फ्रॉम वेयर और ये देखो व्हेन, मैंने आपको पहले ही बता दिया। द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, ये भी अगर मैंने लिखे तो भी चल जाता, बट नेक्स्ट टाइम को मैंने दे दिया कि चलो कंप्लीट हो जाए। कहां से जा रहे थे, अपने पेरेंट्स के होम से। अच्छा देखो अगर माई लिख देते तो गलत हो जाता, बट बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो स्टेंजा का डायरेक्ट उठा के लिख देते हैं। नहीं, ये कभी भी लिखा जाता है आंसर तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है। माई लिख देते तो ये हो जाता कि मेरे माता पिता के घर से जा रहे थे, अरे भाई मेरे माता पिता के घर से नहीं, वो अपने माता पिता के घर से जा रहे थे, इसलिए यहाँ हर लगा। हर पेरेंट्स होम टू कोची, कह रहा है व्हेन, तो व्हेन के लिए मैंने क्या बताया था, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ये रहा आपका आंसर। बताओ क्या थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई पहले क्वेश्चन को अटेंड करने में, आप बोलोगे नो सर यू आर हियर, काहे का फियर, है ना। चलिए बहुत सही। व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल, पोएट की माँ व्हीकल में क्या कर रही थी, भाई बता दो क्या कर रही थी, तो आप कहोगे सर डजिंग कर रही थी। कैसे कर रही थी, ओपन माउथ से कर रही थी। याद आया कि नहीं, वेरी गुड। तो आप कहोगे सर द पोएट्स मदर वाज डजिंग, पोएट की मां क्या कर रही थी, मैंने आपको सारा पहले ही बता दिया था, इसके बिना पूछने से पहले। द पोएट्स मदर वाज डजिंग विद ओपन माउथ इन द व्हीकल। लो इससे आगे कुछ हो सकता है, ये एग्जाम में बहुत भला होता है, बहुत सीधा साधा होता है कि 6 नंबर हमको फुल पैंट का देता है। इंग्लिश टफ नहीं है, बस ये कि हमको सिस्टम से पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, देखो जितने क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या किसी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो नो सर बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं क्या, हाउ अबाउट द फेस ऑफ द पोएट्स मदर, पोएट की मां का चेहरा किसकी तरह दिख रहा था। आप कहोगे सर अभी तो बताया कि उनकी मां का चेहरा कॉर्प्स की तरह दिख रहा था, यानी कि डेड बॉडी की तरह दिख रहा था, तो यही आंसर बता देना है। द फेस ऑफ द पोएट्स मदर वाज लुकिंग लाइक ए कॉर्प्स, इसका मतलब कि उनकी मां का चेहरा किसकी तरह दिख रहा था, लुकिंग लाइक ए कॉर्प्स, डेड बॉडी की तरह दिख रहा। तो देखो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या कोई प्रॉब्लम हो, तो सर 3 तो अभी इसमें आपने तुमको 8 बता दिए, कहीं से भी पूछ ले कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देना। अब चौथा है नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स। क्या ऐसे पूछा था, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स, तो सर कौन नहीं बता सकता। द नेम ऑफ द पोएम इज माय मदर एट 66 एंड कमला दास is the poet, बस याद लिख सकते हो कमला दास is the poet of above lines या narrator of above lines, ये लिख सकते हो। बस देखो 4 क्वेश्चन है, बट मैंने आपको कितने बताए थे, 8 बताए। ठीक है, तो अब क्या इससे ज्यादा बन ही नहीं सकता, बट मैंने वो भी बता दी कि अगर एग्जामिनर कहीं से कोई क्वेश्चन बनाना चाहे स्टेंजा में से, कहीं से घुसेड़ के कुछ भी बनाना चाहे, उसका कंफ्यूज नहीं होगा मैं, क्योंकि मैंने कंप्लीट पढ़ रखा है। ठीक है, भले मैं आपका टाइम ज्यादा लूंगा, क्योंकि मैं शुरुआत से ही कसम खाया हूं कि ऑफलाइन वाला फीलिंग तो मतलब ऑफलाइन ही होगा, है ना, ऑनलाइन की तरह नहीं। टाइम लगे लगने दो, कौन सी जल्दीबाजी है, हमें सीखना है तो तगड़े तरीके से सीखना है सर, भरोसा है आप पे। चलिए आगे बढ़ते बच्चे, फिर क्या करेंगे,
ध्यान देते हैं। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और वो कौन रियलाइज कर रहा है बच्चे, ये बात पोएट रियलाइज कर रही है दर्द से। भाई अपनी माँ को उन्होंने देखा है ना कि उनका चेहरा लाश के समान है, तो वो क्या कर रही है, रियलाइज कर रही है, दर्द से रियलाइज कर रही है, महसूस कर रही है, ये दर्द महसूस कर रही है। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी थी, क्या महसूस कर रही थी कि वो उतनी ही बूढ़ी थी जितनी वो दिखाई पड़ती थी। यार मतलब 66 साल की है, तो वो 66 साल में जितना कोई बूढ़ा दिखना चाहिए वो उतनी ही बूढ़ी दिखाई पड़ रही थी, ठीक है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, पुट अवे, बच्चे ये पुट अवे एक फ्रेजल वर्ब है, पुट अवे। पुट अवे मतलब होता है बच्चे रिलीज करना, टू रिलीज। आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डज मीन बाय पुट अवे, तो आप कहेंगे सर टू रिलीज मतलब दूर करना या छोड़ना, ठीक है। और यहां आपसे पूछ सकता है दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, इस लाइन में यानी कि दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कहीं पे लाइक या एज लगा है, लाइक और एज लगा है, तो इसका मतलब वो सिमिली होता है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमिली होता है। उम्मीद करता हूं मेरे भाई मेरी बहनों सभी को समझ में आ रहा होगा। पेन से क्या रियलाइज किया कि उसकी माँ उतनी ही बूढ़ी थी जितनी की वो दिखाई पड़ती थी। बट सून पुट अवे दैट थॉट, पुट अवे दैट थॉट मतलब उस थॉट को, उस सोच को पोएट ने क्या किया, पुट अवे कर दिया, दूर कर दिया कि भाई बूढ़ी हो रही है, चलो हो रही है कोई बात नहीं, उसको हम काहे लेके बैठे रहे, है ना। तो अब इतना पढ़ा, इसमें से क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज आफ्टर हर मदर फेस, आफ्टर लुकिंग यहां होना चाहिए, आफ्टर लुकिंग हर मदर फेस। पोएट ने अपनी मां का चेहरा देखने के बाद क्या रियलाइज किया, तो आफ्टर सीइंग हर मदर फेस, अपनी मां का चेहरा देखने के बाद, लुकिंग भी लिख सकते हैं, अपनी मां का चेहरा देखने के बाद द पोएट रियलाइज, पोएट ने रियलाइज किया। देखो ये भी आंसर के फॉर्म में लिखने की यही सबसे बड़ी कला होनी चाहिए कि आफ्टर सीइंग हर मदर फेस, अपनी मां का चेहरा देखने के बाद पोएट ने रियलाइज किया कि वो उतनी ही बूढ़ी थी, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी थी जितना कि वो दिखाई पड़ती थी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसको कराया था। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, पोएट ने क्या रियलाइज किया था, तो अभी बताया एंड रियलाइज विद पेन, यानी कि पोएट ने क्या रियलाइज किया, तो आप कहेंगे सर सिंपल है, द पोएट रियलाइज द पेन, यानी कि दर्द महसूस किया। आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत इजी है, इतना आसान आपसे नहीं पूछेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या है, व्हाट डिड द पोएट पुट अवे, पोएट ने क्या दूर किया, अभी बताया था पुट अवे मतलब रिलीज करना, क्या दूर किया, द पोएट पुट अवे द थॉट, उस थॉट को दूर किया था, क्या, ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, यानी कि अपनी मां की जो बढ़ती एज थी वो वाला थॉट उन्होंने दूर कर दिया था। और फिर क्या हुआ, एंड लुक्ड आउट, और बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि वो बैठी थी, कहां बैठी थी, गाड़ी में बैठी थी, तो उसके बाद में अपनी मां की तरफ इधर ऐसे देख रही थी, निराश हो रही थी। उसके बाद में क्या किया, लुक आउट, बाहर देखा, गाड़ी के बाहर देखा, ठीक है। अब चाहे उसी साइड में देखा चाहे इस साइड में करके देखा हो, तो क्या हो रहा था, लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज थे, जो छोटे छोटे पेड़ थे वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे। बच्चे स्प्रिंटिंग का मतलब आपसे पूछ सकता है व्हाट डज मीन बाय स्प्रिंटिंग, तो आप कहेंगे सर मूविंग समथिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, कि जब कोई चीज हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंटिंग। जैसे कि भागना, आपने रियलाइज क्या होगा, मैं तो जब छोटा था तो मैं ऐसा सोचता था, मुझे ऐसा लगता था, मैं गाड़ी पे बैठा रहता था, तो बाइक पे बैठा रहता था या फोर व्हीलर पे, तो क्या होता था, मैं आगे आगे जाता था, पेड़ पीछे पीछे भागते थे, अब मैं आगे आगे, पेड़ पीछे पीछे, लगता पेड़ दौड़ते हैं, तो मैं, मामा होते थे या फिर और तमाम सारे लोग होते थे, है ना, भैया भैया लोग होते थे, तो उनसे मैं पूछना चाहता तो था कि भैया या मामा ये पेड़ काहे भाग रहे हैं, क्योंकि छोटे होते तो क्यूरियोसिटी होती है और इनोसेंस होता है, तो मैं पूछना चाहता पर डर लगता, क्योंकि जब वो बाइक खड़ी हो जाती तो वो पेड़ रुक जाते, तो मैं सोचता यार मेरे साथ साथ मेरे उल्टे क्यों भाग रहे हैं। आपके साथ हुआ होगा तो कमेंट में बताना कि हाँ सर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, है ना। लेकिन अब ये बेवकूफी हमने किसी से बताई नहीं, और मैं तो भैया अपने राज सभी के सामने खोल देता हूँ।
तो क्या बच्चे, यंग ट्री इज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब समझ में आया? ओके सर, वेरी गुड, समझ में आया। द मेरी चिल्ड्रन इज स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मेरी चिल्ड्रन मतलब स्मॉल चिल्ड्रन इज स्पाइलिंग आउट, स्पाइलिंग आउट मतलब है निकल रहे थे, स्पाइलिंग आउट का मतलब क्या होता है बच्चे? निकलना। मेरी मतलब होता है स्मॉल, जो छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे दौड़ते हुए। इमेजिन करो, गाड़ी से जा रहे हैं, पेड़ भाग रहे हैं पीछे पीछे पीछे, थोड़ी दूर और गए गाड़ी से, थोड़ी दूर और गए, फिर देखा कि पेड़ खत्म, फिर वहां एक घर है और घर से बच्चे निकल रहे हैं, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, वो वाला सीन क्रिएट करो दिमाग में। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद, यानी कि अब रास्ता खत्म हुआ, वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे, है ना, क्योंकि वो लोग कहाँ जा रहे थे? कोचिंग जा रहे थे, फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, सीधी सी बात है, अपनी माँ को शायद पकड़ने जा रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक होने के बाद क्या हुआ? स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, मतलब कुछ दूरी पर खड़े, आई लुक्ड अगेन एट हर, लो अभी अभी तो दूर किया था वो थॉट, फिर से उन्होंने अपनी माँ को देखा। जैसे कि यहाँ पे खड़ी है पोएटेस, ये खड़ी है पोएटेस, और देखो ये है पोएटेस का हेयर स्टाइल, भाई पोएटेस है तो हेयर स्टाइल तो तगड़ा ही रहेगा ना। ये भी पोएटेस, और ये हमने बना दिया उनका फेस, है ना, ये यू 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 है ना, इनका हाथ, है ना, हिंदी में लगा दी, है ना, और कुछ करने लायक नहीं, आप मैनेज करते हैं। और उसके बाद ये इनकी है कौन? ये इनकी पेरेंट है, इनकी दादी माँ है, इनकी मतलब इनकी माँ है, इनके बाल छोटे छोटे हो गए, झड़ गए हैं, है ना। तो इन्होंने फिर से अपनी माँ की तरफ क्या किया? देखा। कैसे देखा? कह रहा देखो, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, मतलब बस थोड़ी सी दूरी पर, जैसे मान लो मैं यहाँ और आप जहां पर, मतलब जैसे यहाँ और यहाँ कुछ दूरी कह सकते हैं, कुछ दूरी पर खड़े उन्होंने अपनी माँ को फिर से देखा। फिर से समझते हैं, उन्होंने अपनी माँ को देखा, निराश हुई, फिर उसके बाद उन्होंने उस थॉट को दूर किया और गाड़ी के बाहर देखा, तो जो यंग ट्रीज थे, छोटे छोटे पेड़ थे, वो क्या कर रहे थे? स्प्रिंटिंग कर रहे थे, छोटे बच्चे घरों से बाहर आ रहे थे। और फिर क्या है? एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक हुई, उसके बाद मैंने कुछ दूरी पर खड़े अपनी माँ को फिर से देखा। ठीक है, इस स्टैंजा में ये चीज दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल, पोएट ने गाड़ी के बाहर क्या देखा? आप बताओ क्या देखा था? कि यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग एंड द मेरी चिल्ड्रन वर स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से क्या कर रहे थे? बाहर आ रहे थे। सिंपल सी बात, ये चीज लिखा है। द पोएट सॉ आउटसाइड दैट, पोएट ने बाहर देखा कि द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज जो थे स्प्रिंटिंग कर रहे थे, द मेरी चिल्ड्रन वर स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से क्या कर रहे थे? बाहर आ रहे थे। सिंपल सी बात है, इतना इजी क्वेश्चन। तो क्या सर कुछ लग ही नहीं रहा तुम पोएट्री पढ़ रहे हैं, और साथ साथ क्वेश्चन को भी मैं अटेंड करना सिखा रहा हूँ। टीचर तो ऐसे पढ़ाते हैं कि पोएम पढ़ा दे, पोएम साथ साथ में करा दे, मैं आपको पोएम और उससे जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सारा करवा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो थोड़ा सा मैनेज करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बताना। हाँ मैं समझ सकता हूँ थोड़ा वॉइस का इश्यू है, बट वो बहुत जल्द रिजॉल्व होगा, बस आप सपोर्ट बनाए रखिए। फिर क्या क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो क्या हुआ? आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद द पोएट लुक्ड अगेन एट हर मदर, यानी कि पोएट ने अपनी माँ को फिर से देखा। बस ये हुआ था, और क्या था? कुछ नहीं। Where the poet was stood near the airport, कहाँ खड़ा था? तो आप कहोगे सर the poet stood a few yards away from the airport security check, यानी पोएट एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक से कुछ दूरी पर खड़ा था। few yards मतलब कुछ दूरी पर खड़ा था। वैसे तो मतलब होता है यार्ड का मतलब जगह या कोई मैदान, लेकिन यहाँ पे यार्ड का मतलब केवल जगह है। ठीक है, तो बस इंपॉर्टेंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। when मतलब बच्चे होता है, when मतलब होता है येलो, क्या होता है? येलो, और पेल मतलब कलरलेस, दोनों का मतलब सेम कह सकते हैं, चाहे कलरलेस को येलो मतलब उनका चेहरा जो था वो फीका पड़ गया था, एकदम फीका फीका लग रहा था, धुंधलाया सा। एज ए लेट विंटर मून, किसकी तरह दिख रहा था बच्चे? एज ए लेट विंटर मून, यानी कि जो
ठंडियों का जो सीजन होता है, तो जो लास्ट में ठंडियों का सीजन में, यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि जो अभी गर्मियों में ये जो मून निकलता है बिल्कुल ब्राइट रहता है, बिल्कुल चमकीला रहता है, लेकिन ये ठंडियों में जब आप देखते हैं तो उस पे क्या रहता है, इस टाइप का, यानी कि धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ता है। तो उनका चेहरा कैसे दिख रहा था, येलो दिखाई पड़ रहा था, कलरलेस दिखाई पड़ रहा था, और कैसे तरह दिख रहा था, लेट विंटर्स मून। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि जो कोर्टेस की माँ का फेस है वो किससे कंपेयर किया गया, तो आप कहेंगे सर लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया गया। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर थिंग, और मैंने फिर से वही पुराने, फैमिलियर मतलब बच्चे परिचित, परिचित दर्द को क्या किया, महसूस किया। अभी पूछ सकता है कि व्हाट डज द पोएट रियलाइज, व्हाट डिड द पोएट फील, तो क्या किया था पोएट ने, फील किया था दैट ओल्ड फैमिलियर थिंग, यानी कि वही पुराने परिचित दर्द को। कौन से, माय चाइल्डहुड फियर, मतलब अपने बचपन के दर्द को। वही फिर से कौन सा डर, अपनी माँ को खोने वाला डर, वही फिर से महसूस किया। देखो ये पोएट तो जिद ही नहीं छोड़ रही है ना, अरे जा रहे हैं रास्ता, आराम से जर्नी एंजॉय करना चाहिए, लेकिन पोएट क्या कर रही है, बार बार अपनी माँ की एज की तरफ ही सोचे जा रहे हैं कि हमारी माँ क्या हो रही है, गेटिंग ओल्ड हो रही है ना। तो मेरे भाई आप भी ऐसा अपनी माँ बाप को देख के मेहनत करो, उनको जितना मेहनत करना था उन्होंने मेहनत करके तुमको इतना काबिल बना दिया, अब बाकी सारी जिम्मेदारी आपकी है ना। और मिलकर हम सभी लोग साथ इस संघर्ष की घड़ी में मिलकर साथ लड़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What all I said was, या फिर said, What all I said was see you soon अम्मा। और वो क्या कहती है कि मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी अम्मा, अम्मा मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। All I did was smile and smile and smile। स्माइल का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे करेज दिखाना, यानी साहस से, उन्होंने साहस से, और स्माइल का मतलब यहाँ है रियलाइजेशन। क्या है बच्चे, रियलाइजेशन। यहाँ स्माइल, तीनों स्माइल का अलग अलग मीनिंग है, और यहाँ पे स्माइल का मतलब क्या है बच्चे, वही ये वाला स्माइल, ये वाला स्माइल, ये वाला स्माइल, ठीक है। इस स्माइल का मतलब क्या है, करेज मतलब साहस। इस स्माइल का मतलब क्या है, रियलाइजेशन, यानी कि मैंने कैसे स्माइल किया, यानी करेज वाले रियलाइजेशन। इस तरह से मतलब अपने अंदर साहस लाके, साहस फील करके उसके बाद मैंने स्माइल किया और कहा मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी अम्मा, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं, बताओ मजा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, पोएम पढ़ रहे हैं साथ साथ इसके क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं। आगे बढ़ो, ये आई थिंक लास्ट है, बस लास्ट है। How the poet's mother looked and compare, जो पोएट की माँ है वो कैसे दिखती है और कैसे उनका कंपेयर कैसे किया गया। तो पोएट की माँ कैसे दिखती है, ब्लैक पेल मतलब वही येलो और कलरलेस दिखती है, और कैसे कंपेयर किया गया है, एंड शी वाज कंपेयर्ड, उन्हें कंपेयर किया गया है किससे, विद ये लेट विंटर्स मून। किससे कंपेयर किया गया, लेट विंटर्स मून। ये एक इंपॉर्टेंट स्टैंजा आ सकता है, ठीक है। द पोएट्स मदर लुक्ड, यानी पोएट की माँ कैसे दिखती थी, व्हेन पेल यानी कि येलो और कलरलेस उनका फेस था, और किससे कंपेयर किया गया, शी वाज कंपेयर्ड विद ये लेट विंटर्स मून। हाउ डिड द पोएट फील, पोएट ने कैसा फील किया, पोएट ने वही अभी बताया था कि द पोएट फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर है, वही पुराने दर्द को महसूस किया, अपने बचपन के डर को महसूस किया। ऐसा सही, आगे समझ में तो सर नो दिक्कत सर, बड़ा मजा आया। एक था कोई हम लोगों के टाइम पे पोएम चलता था, नहीं अभी चल रहा है, भूल ही गया था, आहा टमाटर बड़े मजेदार, है ना, जैसे आहा पोएम बड़े मजेदार, बहुत मजेदार पोएम है ना, पढ़ाने वाला उससे भी मजेदार, फिर तो मजा करते जिंदगी की। और क्या चाहिए, मौज लो रोज लो, न मिले तो मुझे जैसे टीचर को खोज लो, है ना। हाँ मजा है, बहुत है। व्हाट इज द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, फेयरवेल के टाइम पे, विदाई के टाइम पे पोएट क्या करता है, क्या करता है, आप लोग मुझे बताइए क्या करता है। एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, फेयरवेल के टाइम पर द पोएट ओनली सेड, पोएट ने केवल क्या कहा कि दैट सी, अब मैं अगर आई लिखूं तो मतलब मैं अम्मा से मिलूंगी, अरे मैं पोएट की अम्मा से जाके मिलूंगी नहीं, सी वुड सी अम्मा सून, वो अपने अम्मा से जल्द मिलेगी। एंड सी स्माइल्स ओनली टिल द एंड, और वो केवल कब हंसती है, अंत में हंसती है। समझ में आया। तो मेरे भाई मेरी बहनों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पोयम मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पूरे पोयम का एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर कराया,
ठीक है। सेंट्रल आइडिया ये आपको बहुत जल्द वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बस यही है कि कोई अपने माँ के प्रति कैसे फीलिंग रखता है, कैसे डरता है, फिर उसके बाद में और अपने दर्द को कैसे दूर करता है ना, कैसे उसको भूलता है, यही सारी चीजें उसमें मेंशन करनी है। मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगा। कब? जब आप कमेंट में लिखेंगे सर आई नीड द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, ठीक है। तो बच्चे मिलकर दवाई मचाते हैं और दिखाते हैं अपनी इस पावर को। और आज हमने पहला चैप्टर किया, उम्मीद करता हूँ आप इसमें कहेंगे सर, बस बोर्ड में इसमें कमेंट में एक चीज लिख दो कि सर तबाही, कमेंट में एक ही चीज दिखना चाहिए, तबाही, जलवा, बस, ठीक है। बच्चे मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।